गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अ न्यू चैप्टर, और ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत चैप्टर। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको लूसियो रोड्रिगेज ने लिखा हुआ है बहुत ही खूबसूरती के साथ में। जब हम बात करते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, जिसका हम पहला पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के बारे में। अच्छा, जब बात करते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, पहले समझिए ग्लिम्स का मतलब क्या होता है। ग्लिम्स का मतलब होता है झलकियाँ। क्या मतलब होता है? झलकियाँ। ऑफ इंडिया यानी भारत की झलकियाँ। एक बात समझिए बहुत अच्छी तरीके से, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, राइट, लेकिन भारत सच में खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बात कहते हैं ना कि हर 100 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती हैं, पानी का स्वाद बदल जाता है, खान पान बदल जाता है। तो इतनी जो वैरायटी है वो आपको सिर्फ अपने ही देश में देखने को मिलती है। तो ये अपने देश की बहुत ही खूबसूरत बात है, राइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नताएं। भारत में क्या है? भिन्नताएं हैं, बहुत सारी भिन्नताएं हैं। बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, बहुत सी प्रजाति के लोग रहते हैं, बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। बहुत सी तरह का खान पान इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से तरह के पहनावे का इस्तेमाल किया जाता है। जम्मू में जाएंगे किसी ने कुछ और पहना है, ठीक है। केरल में आएंगे किसी ने कुछ और पहना हुआ है, तमिल में जाएंगे कुछ और पहना हुआ है, आप इधर आएंगे क्या नाम है, नॉर्थ में आएंगे कुछ और पहना हुआ है, साउथ में कुछ और पहना हुआ है, वेस्ट में कुछ और पहना हुआ है। वेस्ट में कुछ और खाया जाता है तो नॉर्थ में कुछ और खाया जाता है, तो ईस्ट में कुछ और खाते हैं तो साउथ में कुछ और खाते हैं। तो इतनी सारी भिन्नताएं आपको अपने देश में ही दिख सकती हैं, राइट, वो है भारत। और इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी एक छोटे बच्चे से भी पूछिए तो भी कहेगा आई लव माई इंडिया, राइट, वो भी कहेगा मेरा भारत महान। तो ये जो यूनिटी है इस डाइवर्सिटी के बीच में देखने को मिलती है, ऐसा देश पूरे विश्व में केवल एक ही है और वो है भारत, राइट। ऑब्वियस सी बात है कि एक चैप्टर में पूरे भारत को समाना तो एक नामुमकिन सी बात है कि भाई सारी बातों को तो नहीं बता सकते। तो झलकियों की बात की है। झलकियां मतलब कुछ छोटे छोटे मोमेंट, छोटे छोटे पल ऐसे हैं जो इस चैप्टर में कैप्चर करने की कोशिश की है, यानी उसको डालने की कोशिश की है। उसी में से जो पहला पॉइंट हमारा वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब जब आपसे मैं गोवा की बात करता हूं, सच बताइए जब गोवा शब्द आपके जहन में आता है तो दिमाग में क्या आता है? जैसे ही गोवा वर्ड आया आपको लगता है एक ऐसी जगह जहां पे बीच है, जहां पे समुद्र का किनारा है, पानी ही पानी है। लोग गोवा में जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, मस्ती करने के लिए, राइट, घूमने के लिए। तो जब गोवा की बात आती है तो हम वो सब चीज़ें दिमाग में जहन में ले आते हैं कि भाई गोवा में बड़े बड़े वो पेड़ लगे होंगे। कौन से पेड़? जो नारियल वाले पेड़ होते हैं या जो खजूर के पेड़ होते हैं, इस तरह के। बीच का किनारा होगा, बहुत सारा पानी होगा, बड़ी आराम से समुद्री किनारे हैं, आप वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो गोवा का मतलब यही जहन में आता है। थोड़ा और सोचेंगे तो गोवा का मतलब होता है समुद्री फूड, यानी जो वहाँ का सी फूड होता है वो खाने के लिए लोग बहुत पसंद करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। गोवा में छोटे छोटे पत्थर जो समुद्र से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो जितने भी इंडियंस अगर आप पूछिए तो वो एक बार गोवा घूमना ज़रूर चाहेंगे। एक छोटा सा एरिया, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा एरिया, राइट। गोवा की कैपिटल पणजी है, हम सबको पता है, राइट। इस चैप्टर में हम पूरे गोवा को नहीं पढ़ने जा रहे हैं, गोवा के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, गोवा के इतिहास के बारे में एक झलक देखेंगे, राइट। इतिहास की झलक का मतलब ये है वहाँ के बेकर्स के बारे में जानेंगे, ठीक। अब सवाल ये आता है कि सर बेकर्स का मतलब क्या होता है? वैसे तो आप जानते ही होंगे। बेकर्स का मतलब जो बेकरी का काम करते हैं, ठीक है। आपके घरों में ब्रेड आती है तो ब्रेड कहीं ना कहीं बेक होती है, तो जो उस ब्रेड को बनाते हैं उनको बेकर्स कहा जाता है, ठीक है। आप लोग आलू पेटीज खाते हैं, आप लोग केक खाते हैं, आप लोग पिज़्ज़ा बेस्ड मंगवाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती कैसे बनती है? ये कोई ना कोई बेकर्स की शॉप पे आप खरीद के जाते हैं ना, तो वो जो बेकर बनाते हैं उनको कहा जाता है बेकर्स, जो बेकिंग का काम करते हैं, राइट। समझ में आ गया? तो आज पढ़ेंगे गोवा के बेकर्स के बारे में कि भाई गोवा के जो बेकर्स थे वो बड़े ही फेमस थे। क्यों थे? कहाँ से आए थे? कौन थे? और फेमस कैसे हो गए? इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आज बोर्ड पे लिखेंगे, जिनको आज समझेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इसमें टर्म्स बहुत सारे हैं,
आपको पैडर जैसे वर्ड सुनने को मिलेगी, पैडर का मतलब क्या होता है, लोब्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज के इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं खूबसूरत सा चैप्टर, अ बेकर फ्रॉम गोवा, अ पार्ट ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। देखिए ऑथर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सीधे हम बात करते हैं चैप्टर की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के साथ में। पहले तो बताया गया है कि दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। ये एक पेन पोर्ट्रेट है जिसमें गोवा के जो गांव हैं उनके बारे, वहाँ के जो बेकर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, जो अब हो ना हो लेकिन आज भी वो ट्रेडिशन, वो तौर तरीका आज भी लोग फॉलो करते हैं और उन बेकर्स के बारे में आज भी चर्चाएं होती हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about a good old Portuguese days। देखिए एक वर्ड इसमें आया नॉस्टैल्जिकली, यानी नॉस्टैल्जिया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, नॉस्टैल्जिया का मतलब ये होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, समझ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है हम पुरानी यादों में खो जाते हैं, तो पुरानी यादों में खो जाना ही कहता है नॉस्टैल्जिया, ठीक है। यानी कोई पास की मोमेंट ऐसी है जो आप याद करने लगे और याद करके उसके बारे में और सोचने लगे, खो गए उसमें, तो आप कह रहे हैं कभी कभी नॉस्टैल्जिया में चले गए, यानी आप पास्ट में चले गए, सोचने लग गए। तो वो कहते हैं कि जो उनके एल्डर्स हैं वो अक्सर जब पास्ट के बारे में सोचते हैं तो उनको पुराने दिन याद आते हैं। कौन से पुराने दिन? पुर्तगीज डेज, कि जो पुर्तगाल से लोग आए थे वो वाले दिन उनको याद आने लगते हैं। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, इस चीज को याद कर लीजिए, लोव्स ऑफ ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड। देखिए ब्रेड तो आप खाते हैं, ठीक है, आप ब्रेड खाते हैं, आपके घर में जो ब्रेड आती है पैकेट में, ठीक है, आप उसके ब्रेड के स्लाइसेस खाते हैं। क्या खाते हैं? स्लाइसेस, कटे हुए पीसेस। वो जो पूरा एक होता है ना, एक साथ जो पूरा ब्रेड जो पकाया जाता है या बेक किया जाता है पूरा ब्रेड, उस बड़े से ब्रेड को बोलते हैं लोब्स। क्या बोलते हैं? लोब्स। तो गोवा के ये लोब्स ऑफ जो ब्रेड हैं ये बहुत फेमस है। आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है अक्सर कि लोब्स क्या होता है, ठीक है, या गोवा में क्या फेमस था, तो वो 3-4 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक ऑप्शन देंगे लोव्स ऑफ ब्रेड, या केवल लोव्स दे देंगे। तो ध्यान में रखिएगा लोव्स का मतलब क्या होता है, एक तरह की ब्रेड होती है, ठीक है, एक बड़ी सी ब्रेड होती है जिसके स्लाइसेस नहीं काटे गए, एक बड़ा सा ब्रेड होता है बेक किया हुआ। तो गोवा में फेमस क्या है? पुर्तगीज की बनाई हुई लोव्स ऑफ ब्रेड। Those eaters of loaf might have vanished but the makers are still there। वो कहते हैं कि जो लोग ब्रेड खाते थे उस समय पे, जिनको पसंद थी, शायद वो तो अब नहीं है, खत्म हो गए, वैनिश हो गए, मिट गए। वैनिश का मतलब होता है मिट जाना, ठीक है, गायब हो गए, विलुप्त हो गए। लेकिन आज भी वो जो बेकर्स हैं जो ब्रेड बनाते थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अब बेकर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? क्या भैया आज भी जिंदा इतने लंबी उम्र के हैं? नहीं, वो हैं या उनके बच्चों ने शुरू किया या उनके बच्चों ने शुरू किया या उनके पोतों ने शुरू किया, यानी वो ब्रेड बनाने का जो ट्रेडिशन है वो लगातार चलता रहा। इस चैप्टर को ध्यान से समझिए, बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब ऐसी कोई कहानी नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं है, लेकिन आप जानेंगे तो आपको जान के अच्छा लगेगा, ठीक है ना। We still have amongst us mixers and molders and those who bake the loaves। देखिए इन्होंने कहा वे स्टिल हैव मिक्सर्स एंड मोल्डर्स, दो वर्ड इस्तेमाल किए। क्या इस्तेमाल किया है? मिक्सर्स और मोल्डर्स। मिक्सर का मतलब क्या होता है? मिक्स करना। अब जहाँ भी ज़्यादा क्वांटिटी में लोव्स बनती है, ब्रेड बनती होगी, तो कोई एक आदमी तो नहीं बनाता होगा, एक आदमी होगा जो आटे को मिक्स करता होगा, तो मिक्सर हो गया। दूसरा मोल्डर्स, मोल्डर मतलब जब आटे को गूंथ लिया गया तो उसको किसी एक मोल्ड में रखते हैं शेप देने के लिए, ठीक है, तो वो मोल्डर्स हो गया। और फिर उसको हम डालते हैं बेक होने के लिए, कि जहाँ पे भी आग वगैरह, अंगीठी वगैरह, एक तरीके से कह सकते हैं भट्ठी वगैरह जो बड़ी सी होगी, ठीक है, तो उसमें वो ब्रेड को रखते हैं जिससे ब्रेड आराम से अपनी फूल के ऊपर बड़ी सी मोटी सी हो जाए। और फिर उसका जो टेस्ट होता था वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता था। तो कहने का मतलब है आज भी वो जो तरीका है ब्रेड बनाने का कि कैसे बनती थी, लोग आज भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। Those old age time tested furnaces, देखिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है फर्नेस, फर्नेसेस। फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी। क्या मतलब होता है? भट्ठी, जिसमें आप कोई चीज़ पकाते हैं,
ठीक है, बेक करते हैं, तो उसको कहते हैं फर्नेसेस यानी भट्टी। तो फर्नेस का मतलब क्या है? भट्टी। तो कहते हैं गोवा में आज भी वो पुराने ज़माने की जो भट्टियाँ हैं वो आज भी देखी जाती हैं, क्योंकि अब देखिए टाइम चेंज हो गया ना, अब मॉडर्न एरा में हम लोग आ गए हैं, धीमे धीमे क्या है चीज़ें बदलती गई, बदलाव के साथ साथ क्या हुआ, हर चीज़ में आगे बढ़ते गए, इनोवेशंस होते गए। तो अब भट्टी कैसी आ गई हैं? अब तो इलेक्ट्रॉनिक भट्टियाँ आ गई ना, लाइट्स चलने वाली भट्टियाँ आ गई हैं, लेकिन पहले तो इतना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था नहीं, तो क्या करते थे हम लोग, तो जो भट्टी बनती थी उसमें लकड़ी का इस्तेमाल जला करके भट्टी बनाते, मतलब भट्टी बनती थी बड़ी सी, उसमें नीचे आग के लिए लकड़ी जलाते थे लोग, ठीक है, या कोयला जलाते थे, कोयला लकड़ी इनसे वो पकाते थे, बेक करते थे, राइट। तो वो पुराने ज़माने की जो भट्टियाँ हैं गोवा में आज भी आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें क्या बनती हैं, लोव्स ऑफ ब्रेड। The fire in the furnace has not yet been extinguished. The third jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning. देखिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिंगल, JINGLE। मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे ना तो इसमें एक चीज़ नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीज़ मिलेगी। तो ऑथर कहते हैं उस भट्टी की जो आग है वो आज भी कायम है, और वो जो बाम्बू, जो बांस होता है ना, बाम्बू, जो लोग ब्रेड बनाते थे तो वो बाम्बू से आवाज़ करते हुए आते थे, बजाते हुए। क्यों? जिससे लोग जान जाएं कि भाई हम लोग आए। और जो बजाते जो आवाज़ थी उसको जिंगल बोलते थे। क्या बोलते थे? जिंगल। तो हम कह सकते हैं अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाई बाम्बूज। क्या कह सकते हैं? साउंड प्रोड्यूस्ड बाई बाम्बूज, यानी बाम्बू को बजा करके जो आवाज़ निकाली जाती थी उसको क्या बोलते हैं? जिंगल कहते हैं, राइट। अब हो सकता है यही हो, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, राइट। तो तब वहाँ से भी कुछ हो। तो कहने का मतलब है कि वो आवाज़ करते थे। अब सोचिए ब्रेड बनाते थे और फिर वो बढ़िया बाम्बू से आवाज़ करते हुए आते थे, तो वो भी एक तरह का ट्रेडिशन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों की लाइफ में बदल चुकी हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको शायद याद होगा, गाँव का एक टाइम था पहले जब आइसक्रीम वाला आता था, याद है आप लोगों को? साइकिल पे आता था और पीछे वो बड़ी सी पेटी लगा करके और आगे उसका एक स्पीकर, उसको दबाता था और आवाज़ निकलती थी, भोपू से आवाज़ निकलती थी, राइट। अभी भी कुछ गाँव में देखा जाता है। तो जब हम लोग कभी गांव जाते थे और वो साइकिल वाला आता था ना और वो आइसक्रीम बेचने के लिए और बजाते हुए, तो वो हमारे लिए सबसे एक्साइटिंग समय होता था। क्यों? क्योंकि अब के टाइम पे तो खैर गर्मियों की छुट्टी में बच्चे कम घूमते हैं। हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना है, दादी के घर जाना है, तो वहाँ पे दोपहर में 12 बजे के बाद हम लोग वेट करते थे कि कब वो साइकिल वाला आएगा उसकी आवाज़ सुनने के लिए। और जैसे ही भोपू बजाता था हम सब बाहर निकल आते थे भाग कर। क्यों? क्योंकि हमें आइसक्रीम खानी होती थी, राइट। तो कहने का मतलब है अब धीमे धीमे क्या हो रहा है, अब तो हमें जाना नहीं पड़ता है, हम शॉप पर जाते हैं, आइसक्रीम खरीद के खा लेते हैं। लेकिन वो टाइम भी एक बहुत ही खूबसूरत था, यानी वो भी एक अलग ही मस्ती का टाइम था, एक इंतज़ार करना किसी चीज़ का और फिर जाना भाग के आइसक्रीम लेके आना। अब वो आइसक्रीम पिघले ना, उसको पकड़ के घर में सबको ला करके बांटना फटाफट, और आइसक्रीम गले ना उसको फिर जल्दी से खा लेना, राइट। और खाते खाते वो आइसक्रीम पे गिर जाना, शायद लगता है दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह वही हो गया, राइट, कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो और आइसक्रीम में गिर गया। वो 2 रुपए की आइसक्रीम, आज तो भले 50 रुपए की मिलती हो, वो 2 रुपए की आइसक्रीम आपको जो खुशी देती थी ना, वो अलग ही लेवल की होती थी, राइट। अब तो नहीं है, खाली है। ठीक है। तो ऐसे ही टाइम बदलता है तो उन लोगों को भी लोब्स, वो जो बाम्बू से जिंगल की आवाज़ निकालना, वो ज़्यादा एक्साइट करता है। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family's profession. The bakers are even today known as padder in Goa. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, पैडर इन गोवा। इस वर्ड को याद कर लीजिए। ऑथर कहते हैं कि उस जमाने के जो गोवा के जो बेकर्स थे, चलो वो तो अब नहीं होंगे भाई, इतना टाइम बीत गया, लेकिन उनके जो बच्चे हैं उन्होंने उस ट्रेडिशन को आज भी कायम रखा, यानी वो आज भी ब्रेड बनाते हैं, लोफ्स बनाते हैं। तो गोवा के उन बेकर्स को कहते हैं पैडर। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, गोवा के उन बेकर्स को क्या कहते हैं? पैडर। आपको बता दें पिछले 5 सालों में कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि गोवा के बेकर्स को क्या कहते हैं। तो रट लीजिए, गोवा के बेकर्स को कहते हैं पैडर, ठीक है, पैडर। चलिए
ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। बचपन में क्या होता था, जो पैडर आते थे यानी गोवा के जो बेकर्स आते थे वो क्या होते थे, वो वहाँ के लोगों के क्या फ्रेंड होते थे, ठीक है, उनके साथी होते थे और उनके गाइड भी होते थे, ठीक है। तो पैडर कौन से होते, क्या होते थे, फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ये एक नंबर में क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि गोवा के बेकर से कैसा माहौल था। तो माहौल ऐसा था कि वो फ्रेंड थे, साथ में वो गाइड भी थे और कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है साथी भी थे, यानी बनाते भी थे, दोस्ती भी रहती थी, साथ में बातचीत भी करते थे, रास्ता पूछो बताते थे कि भाई यहाँ से वहाँ, ऐसे सब कुछ करते थे, वो अच्छे लोग थे मतलब, ठीक है। ही यूज टू कम ट्वाइस अ डे, दिन में कितनी बार आते थे, जल्दी बताइए, ट्वाइस, यानी दिन में 2 बार। कितनी बार आते थे, 2 बार। ऑब्वियसली बात है, हो सकता है एक बार सुबह और एक बार शाम को आते होंगे। Once he set out in the morning on selling round, and then again when he returned emptying a huge basket, the jingling thud of bamboo woke up from the sleep and ran to greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? ठीक है, देखिए ये जो loaves है इसका सिंगुलर होगा loaf, LOAF, समझ रहे हैं। अगर एक है तो उसको loaf बोलेंगे, ज्यादा है तो loaves बोलेंगे, ठीक है। तो जब वो लोग आते थे तो एक आवाज प्रोड्यूस करते थे, वही बाम्बू की मैंने कहा ना जिंगल साउंड प्रोड्यूस करते थे। तो जिंगल साउंड सुनकर के सब लोग उठ के बैठ जाते थे और भाग कर जाते थे। क्यों? जैसे मैंने कहा ना वो आइसक्रीम का भोपू सुनकर मैं भागता था कि आइसक्रीम खानी है, ऐसे ही जिंगल बाम्बू का साउंड सुनकर के सब भागते थे। किस लिए? लोफ के लिए उनका एक प्यार था कि वो ब्रेड सबको बड़ी पसंद आती थी, वो स्वाद बहुत अच्छा था, तो लोग जाकर के उसको खरीदने के लिए भागते थे, लेने के लिए। Not at all. The loaves were brought by some Paskin and Bastin and the maid servant of the house. What we looked for, who were the bread bangles, and we choose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. अच्छा, उसके बाद क्या होता था कि जब वो लोब्स आती थी तो उसमें बैंगल्स होते थे लोब्स के, यानी कुछ डोनट जैसे छल्ले छल्ले बनाए होते थे, तो बच्चे अक्सर उनको पसंद करते थे। अभी इसको चैप्टर में आगे वो पढ़ेंगे। तो लोग करते क्या थे, जाते थे और उसमें अपनी बढ़िया फेवरेट वाली छांटते थे कि जो अच्छी हो, जो बढ़िया हो, सॉफ्ट हो, या जो खाने में और टेस्टी होगी। होता ही नहीं, जब आप सामान डालते हो एक पिक करते हो, तो ऐसे लोग जल्दी पहुंच करके जब वो आती थी लोब्स तो उनको बैठ करके छांटते थे, उन्हें कौन सा सेलेक्ट करना है, बढ़िया अपने आराम से जो सबसे अच्छा लगता था वो छांट के लेते थे और उसका पेमेंट करते थे, राइट। तो ये मतलब प्यार था किसके लिए? लोफ के लिए, यानी लोव्स यानी ब्रेड्स के लिए प्यार था। The baker made a special musical entry on the scene with the jingle zang zang zang, ठीक है। The sound is physically made bamboo staff, और इसी जिंगल साउंड का एक वर्ड यूज करते हैं जैंग जैंग। क्या करते हैं? जैंग जैंग, ठीक है। ये गाते हुए साउंड प्रोड्यूस करते हुए बाम्बू से ये लोग आते थे वहां पे। One hand supported the basket on his head, another bamboo on the ground. एक हाथ में बास्केट पकड़ते थे और एक हाथ से बाम्बू पकड़ते थे। अब मुझको पैटर्न समझ लीजिए कि ऊपर मेरे सर पे जो गट्ठर रखा हुआ उसमें बहुत सारी लोब्स हैं और दूसरे हाथ में बाम्बू, और ऐसे बजाते हुए हम आराम से आ रहे हैं। क्या नहीं करना पड़ता समझाने के लिए, बताइए। मुझे गोवा का बेकर बनना पड़ गया, ठीक है। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बाम्बू वोक, देखिए फिर से वही बात कर रहा हूं, द जिंगलिंग थर्ड, वो जो आवाज, थर्ड ऑफ बाम्बू on the ground, he would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant, but we would not give up. We would climb a bench and parapet and the peep into the basket. Somehow I can still recall the typically fragrance of those loaves. ऑथर कहते हैं कि जब वो लोव्स वाला आता था तो जो घर की महिलाएं होती थी या जो घर का बड़ा था उसे गुड मॉर्निंग कहते थे, गुड मॉर्निंग ग्रीट करते थे, और जो सर्वेंट्स होते थे वो लोग आके आगे बैठते थे कि उनको भाई देना है, लोग अपने ले लेते थे। बच्चों को थोड़ा डांटते थे, दूर रहो अभी नहीं, लेकिन बच्चे भी कहाँ मानने वाले, वो साइड से जाकर झांक करके एक बार देखें क्या है, और फिर वो अपनी उसकी जो स्मेल है, फ्रेग्रेंस है लोव्स की, वो ऑथर कहते हैं कि मुझे आज भी मेरे दिमाग में, जहन में छाई हुई है, राइट। अच्छा, ये तो खास बात है बच्चों की, जो काम आप उनको करने से मना करोगे उनको वही काम करना होता है, ये एक ट्रू है, बच्चों की ये खास बात है।
आप उनको जो काम करने से मना कर दोगे, बेटा ये काम नहीं करना, उनको वही काम करना है, तो बेहतर है या तो मना करने का अंदाज दूसरा हो या फिर आप उनको मना ना करिए। सिंपल सी बात, अगर आप उनसे ये भी कह दो बेटा ये डोर ओपन मत करना, ठीक है, भले ही डोर में कुछ ना हो, बच्चा कहेगा हाँ नहीं करूँगा, लेकिन दिमाग में है क्या इस डोर के अंदर, ऐसा क्या है जो मम्मी ने मना किया डोर खोलने से। अब वो जितनी बार भी निकलेगा वो डोर को ही देखेगा, झांक के देखेगा, साइड से देखेगा, पीप करेगा कुछ है क्या अंदर, क्या है डोर के अंदर, वो सारी कोशिश करेगा कि डोर के अंदर है क्या, और भले ही डोर में कुछ ना हो। अगर आप डोर के लिए मना मत करो तब बच्चा नहीं कुछ देखेगा कि हाँ ठीक है डोर ही तो है, जो है चलने दो, ठीक है। तो ये हैबिट में आता है। तो ऐसे जब उनको लोब्स के लिए मना किया तो कहाँ मानने वाले, वो तो अपना पूरा बढ़िया आराम से, ऐसे कैसे। Then we did not even care the brush or teeth or wash our mouth properly, and why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, and was it necessary at all? The tiger never brushed the teeth and tea would wash or clean up or everyday natural. So after all, आप समझिए, ऑथर कहते हैं जब हम बच्चे थे, छोटे थे, जब लोव्स आती थी तो उसके प्यार में ऐसा भागते थे खाने के लिए, लेने के लिए, कि हम अपने दांतों को ब्रश भी नहीं करते थे, ठीक है, मुंह भी नहीं साफ करते थे। और फिर क्यों करना, कौन आम के पेड़ में जाए, उसको पत्ते तोड़े और ब्रश करे। भाई कभी शेर ने शिकार करने से पहले ब्रश किया आज तक? वो तो सो के उठा, शिकार पकड़ लिया, आपने क्या कर लिया। तो वही चीज़ ऑथर भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि भैया हम क्यों शिकार करें, मतलब हम क्यों ब्रश करें, हम तो शिकार करने के लिए आए, करो शिकार, उठाओ ग्लोब्स और खाओ, ठीक है। इसके बारे में और पढ़ेंगे कल की क्लास में, जानेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है इस चैप्टर में खूबसूरत सी हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ब्रेड पसंद है, खाते हैं? जो भी खाते हैं एक बार गोवा की ब्रेड जरूर खाइएगा, राइट। चलिए जानेंगे आगे की कहानी कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।